हेलो एवरीवन। तो टॉपिक हमारे पास है 2019-20 में भारत का आर्थिक प्रदर्शन। देखिए, जो जीडीपी है हमारे 19-20 की, उसकी पहली छमाही को अगर हम देखें तो 4.8% की जो है हमारी जीडीपी रही है, 4.8%। इसका कारण क्या है? ये कमजोर जो जीडीपी हमारी वीक हुई है, उसका कारण ये है कि जो कमजोर वैश्विक विनिर्माण और व्यापार मांग। तो वैश्विक विनिर्माण ही ग्लोबल लेवल पे कमजोर था और व्यापार की मांग भी जो है कम थी। ठीक है, वास्तविक उपभोग वृद्धि दर दूसरी तिमाही में बेहतर हुई है। अगर वास्तविक उपभोग वृद्धि की बात करें तो वो दूसरी तिमाही में जो है थोड़ा इम्प्रूव हुई है। इसका कारण क्या है? सरकारी खपत में वृद्धि। ठीक है, कृषि संबंधित गतिविधि, लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं में 2019-20 में पहली जो है छमाही में वृद्धि 18-19 की दूसरी छमाही से अधिक है। तो पहली छमाही में जो है इन क्षेत्रों में वृद्धि हुई है दूसरी छमाही के से अगर हम उनको कंपेयर करते हैं। तो चालू घाटा कम होकर कितना हो गया है? पहली छमाही में जीडीपी का 1.5% रह गया, 1.5% रह गया। चालू जो घाटा था, चालू खाता घाटा जो है वो आपका कितना हो गया है? जीडीपी का 1.5% रह गया है पहली छमाही में। ठीक है, और दूसरी छमाही में ये 2.1% है। ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बेहतर हुआ है, पोर्टफोलियो प्रवाह मजबूत हुआ है, विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत हुआ है और 2019-20 की पहली छमाही में निर्यात की तुलना में आयात में कमी आई है। तो क्या हुआ? निर्यात की तुलना में आयात में जो है कमी आई है। ठीक है, अब देखिए सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में वृद्धि दर्शाती है कि मांग में वृद्धि हुई है। अगर सीपीआई जो है बढ़ रहा है और डब्ल्यूपीआई बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो क्या होता है? इसका मतलब है कि जो डिमांड है वो भी बढ़ा हुआ है। ठीक है, जीडीपी में मंदी के कारण विकास चक्र धीमा होता है। अगर जीडीपी में मंदी है तो ये सब नॉर्मल सी बातें हैं इकोनॉमिक्स में कि अगर जीडीपी जो है हमारा मंद है तो जो विकास चक्र है वो भी जो है क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। जीडीपी नहीं बढ़ रही है तो लोगों के पास भी जो है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो भी स्लो है। तो इसका मतलब है कि विकास का जो पूरा साइकिल है वो भी स्लो है। ठीक है, निवेश, खपत, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 19-20 के दौरान सुधार के रूप में दिवाला प्रक्रिया, दिवाला एवं दिवालियापन संहिता को तेज बनाया गया। ठीक है, राज्यों के वित्तीय घाटा यानी कि एफआरबीएम जो अधिनियम है उसके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के दायरे में है। समीक्षा में क्या कहा गया है कि सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, वित्तीय मजबूती के पथ पर है। ठीक है ना, वित्तीय मजबूती के पथ पर है, ये जो है समीक्षा है। अच्छा, वैदेशिक क्षेत्र देखते हैं तो क्या है? देखिए, भुगतान संतुलन, बीओपी, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। भारत की बीओपी की स्थिति में सुधार हुआ है। 2019 में यह 412.9 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार था और जबकि 2019 में ये जो है 433.7 बिलियन डॉलर हो गया है। ठीक है, चालू खाता घाटा जो है वो क्या है? आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, CAD बोलते हैं। 2018-19 में जीडीपी के 2.1% से घटकर 19-20 में पहली छमाही में 1.5% रह गई है। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार 10 जनवरी 2020 तक 461.2 बिलियन डॉलर रहा। ठीक है, तो ये हमारा था। विदेशी व्यापार देखते हैं अगर, तो ये पूरा डाटा ही दिया हुआ है, तो एक बार आप देख लीजिए कि 2019 में वैश्विक उत्पादन में 2.9% की अनुमानित वृद्धि के अनुरूप जो हमारा ग्लोबल जो प्रोडक्शन है वही इंक्रीज हो गया 2.9%। ठीक है, उसी के अनुसार जो वैश्विक व्यापार है वो 1% की दर पर बढ़ने का अनुमान है। ठीक है, तो अगर वैश्विक उत्पादन बढ़ा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वैश्विक व्यापार भी बढ़ेगा, जबकि 2017 में यह 7.5% के शीर्ष तक पहुंच चुका था। तो अब थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, लेकिन फिर भी 2.5% जो है उत्पादन में वृद्धि अनुमानित की गई है। देखिए, वैश्विक आर्थिक गतिविधि में रिकवरी के साथ 2020 में इसके 2.9% तक रिकवर होने का अनुमान है। तो एक बार मंदी था, अब थोड़ा सा जो हमारा वैश्विक आर्थिक जो है गतिविधि है वो थोड़ा रिकवर कर रहा है और 2020 तक आते आते 2.9% की रिकवरी हो जाने की पूरी उम्मीद है, पूरी संभावना है। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए, वर्ष 2019 से 2014 को से लेकर 2014 से 19 तक है ना, 2009 से 14 को लेके और 2014 से 19 देखें तो भारत की मर्केंडाइज वस्तुओं के व्यापार संतुलन में सुधार हुआ है। ठीक है, भारत में की मर्केंडाइज जो वस्तुओं का व्यापार है उसके संतुलन में सुधार हुआ है। बाद में क्या है कि इस अवधि में ज्यादातर सुधार 16-17 की क्रूड की कीमतों में 50% ज्यादा गिरावट के कारण हुआ। ठीक है, भारत के शीर्ष 5 व्यापारिक साझेदार, ये इंपॉर्टेंट है। तो भारत के शीर्ष 5 व्यापारिक साझेदार कौन है? पहला तो है कौन सा है? अमेरिका है हमारा, दूसरा चाइना है, तीसरा आपका संयुक्त अरब अमीरात है UAE, 14 है आपका सऊदी अरब और 5वां आपका हांगकांग। तो देख लीजिए सीरीज, अमेरिका,
पहला अमेरिका, फिर चाइना, फिर संयुक्त अरब अमीरात, फिर सऊदी अरब और फिर हांगकांग। ठीक है, ये भारत के 5 शीर्ष साझेदार व्यापारिक जो है साझेदार देश हैं। अमेरिका, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और हांगकांग। ठीक है, देखिए निर्यात की बात करें तो ये जो है हमारा कौन है, ये जो है भारत के शीर्ष 5 व्यापारिक साझेदार हैं। निर्यात की बात करें तो शीर्ष निर्यात की मदें हैं। ठीक है, कौन है, पेट्रोलियम उत्पाद, बहुमूल्य पत्थर, औषधि के नुस्खे और जैविक स्वर्ण और अन्य बहुमूल्य धातुएं। तो ये जो है शीर्ष निर्यात में है। कौन सा, पेट्रोलियम उत्पाद, बहुमूल्य पत्थर, औषधि के नुस्खे और जैविक स्वर्ण और अन्य बहुमूल्य धातुएं। 2019-20 में सबसे बड़े निर्यात स्थल जो है कौन सा है हमारा, हमने सबसे ज्यादा निर्यात कहाँ पे, अमेरिका में किया, उसके बाद जो है संयुक्त अरब अमीरात में और फिर चीन और हांगकांग में किया। ठीक है, अब देखिए जीडीपी के अनुपात और मर्केंडाइज वस्तुओं के निर्यात में कमी आई है ना। जीडीपी के अनुपात और मर्केंडाइज जो वस्तुओं का जो है निर्यात उसमें कमी आई है, जिससे बीओपी की स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ठीक है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो देखिए निर्यात में जब मतलब एक्सपोर्ट में जब कमी आएगी तो बीओपी जो है हमारा क्या होगा, वो निगेटिव में जाएगा। क्यों, बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमारा आयात कितना हो रहा है और निर्यात कितना हो रहा है, अगर उसके बीच में बैलेंस रहेगा तो चीज़ें तो कहेंगे बीओपी जो है क्या हमारा है, हमारा बैलेंस्ड है। ठीक है, लेकिन अगर हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जा रहा है और एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है और इम्पोर्ट कम हो रहा है तो पॉजिटिव में हम हैं, लेकिन अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जा रहा है तो हमारा बीओपी जो है क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हाँ, एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो सही है। इम्पोर्ट मैंने क्या अभी बताया, अगर मैंने कुछ जो है उल्टा ना बोला हो तो मैंने कहा कि अगर इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है ना, इम्पोर्ट अगर हम ज़्यादा कर रहे हैं, चीज़ें हम ज़्यादा मंगवा रहे हैं तो हमारा बीओपी डिसबैलेंस हो जाएगा, निगेटिव में चल जाएगा। एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है तो वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2009 और 14 से 2014 और 19 तक नॉन POL निर्यात में वृद्धि में महत्वपूर्ण कमी आई है। ठीक है, अब देखिए आयात के शीर्ष मदें क्या हैं। निर्यात की हमने देख लिया, पेट्रोलियम है, जो स्टोन्स हैं, प्रीशियस मेटल्स हैं। ठीक है, ये सब निर्यात के लिए। आयात में क्या है, आयात में है कच्चा पेट्रोलियम। क्या है, कच्चा पेट्रोलियम, सोना, पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला, कोक, है ना, ये सब ब्रिकेट्स, ये सारे जो है आयात में है। भारत का सर्वाधिक आयात चीन से जो है होता है। हम ज़्यादातर आयात जो करते हैं, सबसे ज़्यादा निर्यात जो है हम जो है आपका एक्सपोर्ट किसको करते हैं, वो अमेरिका को है। लेकिन आयात जो इंपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा चीन से करते हैं, उसके बाद सेकंड नंबर पे अमेरिका है, फिर UAE है, फिर सऊदी अरब है। ये जो है हमारा सीरीज़ है। अब देखिए भारत के लिए जो मर्केंटाइज आयात है और GDP अनुपात में कमी आई है, जिसका BOP पर निव्वल सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जो मर्केंटाइज है आयात, मैंने बताया था आयात करेंगे, अगर हम आयात में कमी आती है तो हमारा जो है क्या होता है, आपका BOP जो है हमारा सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। और आयात में ज़्यादा वृद्धि हो जाती है तो BOP निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो मर्केंटाइज आयात में क्या है, कमी आई है तो BOP जो है पे सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आयात में बड़े रूप में कच्चे तेल का आयात भारत के कुल आयात के कच्चे तेल की कीमतों से जोड़ता है। कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि से कुल आयात में कच्चे तेल का हिस्सा बढ़ता है और आयात और GDP में अनुपात में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो देखिए आयात में क्या है, बड़े जो है बहुत लार्ज अमाउंट में कच्चे तेल का आयात, भारत का कुल आयात जो है डिपेंड करता है। जो कच्चा तेल है हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में मंगवाते हैं, अगर कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो कुल आयात में जो है हमारा जो आयात का कुल वैल्यू है उसमें जो है वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना, स्वर्ण आयात के मूल्यों के साथ भारत के कुल आयात से जुड़ता है, लेकिन 18-19 में तथा 19-20 में पहली छमाही में मूल्यों में वृद्धि के बावजूद कुल आयात में सोना आयात की हिस्सेदारी वही रही। ठीक है, वृद्धि हुई उसके बाद भी सोना आयात की हिस्सेदारी वही हुई। ठीक है, तो ये हमारा है। और आगे देखते हैं कि 2009 और 14 से 2014 और 19 में जब GDP की वृद्धि जो दर में वृद्धि हुई तो GDP अनुपात के रूप में गैर POL गैर तेल आयात में गिरावट आई। ठीक है, ऐसा खपत प्रेरित वृद्धि के कारण संभव है, जबकि निवेश दर में कमी आई है और गैर POL जो गैर स्वर्ण आयात है वो घटा है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए
व्यापार सहायता के अंतर्गत 2016 में 134वीं रैंक की तुलना में भारत 2019 में अपनी रैंकिंग सुधार लिया है और 2019 में जो भारत की रैंकिंग है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वो 63 हो गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो और बहुत ही पॉजिटिव जो है ये इंप्रूवमेंट है कि 2016 में जो है हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग थी 143, लेकिन अब जो है 2019 में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग है इंडिया की वो 63 हो गई है। विश्व बैंक द्वारा व्यावसायिक सुगमता रिपोर्ट में ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स सूचकांक की निगरानी की जाती है। ठीक है, तो देखिए भारत के लॉजिस्टिक उद्योग की स्थिति क्या है वो हम देख लेते हैं। देखिए अगर बिजनेस हमें सुचारू रूप से चलाना तो लॉजिस्टिक को हमें मजबूत करना होगा। तो लॉजिस्टिक की क्या कंडीशन है इंडिया में देख लेते हैं। देखिए वर्तमान में जो लॉजिस्टिक है उद्योग वो लगभग 160 बिलियन डॉलर का है। कितना है? 160 बिलियन डॉलर का है। और क्या हमें उम्मीद है ये है कि यह 2020 तक 215 160 से 2020 तक 215 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार 2018 में भारत में 44वें रैंक पर रहा। ठीक है, भारत जो है 44वें रैंक पे रहा 2018 में। ठीक है, किसमें? जो आपका लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक है, तो भारत जो है 44वें पे रहा। 2014 में 54वें पे था, 54th पे था। ठीक है, तो रैंकिंग इसमें भी सुधार हुई है। और कुल एफडीआई आवक 2019-20 में मजबूत बनी रही। ठीक है, एफडीआई आवक मतलब होता है जो कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं वो उसकी स्थिति मजबूत रही। पहले 6 महीने में 24.4 बिलियन डॉलर का निवेश आकर्षित हुआ है। ठीक है, पहले 6 मंथ में जो पहली छमाही थी उसमें हम देखें तो 24.4 बिलियन डॉलर का निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट जो है लोगों ने किया है। ठीक है, इतना। और 18-19 में 19 की समान अवधि से अधिक है ये, तो 18-19 से जो है अधिक जो है इन्वेस्टमेंट 19-20 में हमारे यहाँ हुआ है। देखिए विदेशों में रहने वाले अप्रवासी जो भारतीय हैं से रकम की प्राप्ति में वृद्धि होती है। ठीक है ना, वृद्धि होती रही है। ठीक है, 19-20 की पहली छमाही में 38.4 बिलियन डॉलर की प्राप्ति हुई जो पिछले साल के स्तर से 50% अधिक है। ठीक है, तो बहुत सारे जो है ऐसे बहुत जो है गवर्नमेंट बहुत रिकॉग्नाइज भी कर रही है जो हमारे अप्रवासी भारतीय हैं और बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं उनके लिए भी कि उनको जो है एक मोटिवेशन है। तो इंडिया में जो अब अगर हम देखें तो अप्रवासी भारतीयों का जो है इन्वेस्टमेंट है इंडिया में वो जो है बढ़ा हुआ है और वो है 38.4% जो है 38.4 बिलियन डॉलर की प्राप्ति हुई है जो 50% अधिक है 19-20 से 18-19 में। ठीक है, 18-19 से 19-20 में जो हमारा 50% जो है अधिक इन्वेस्टमेंट हुआ है। देखिए बाहरी ऋण सितंबर 2019 के अंत में यह बाहरी ऋण या अंत में जीडीपी के 20.1% के निचले स्तर पर रही। तो जो बाहरी ऋण है ये 20.1% के निचले स्तर पर रही है और 14-15 से गिरावट के बाद भारत की जो है बाहरी देनदारियां ऋण या इक्विटी जून 2019 के अंत में जीडीपी की तुलना में बढ़ गई है। ठीक है, ऐसा एफडीआई पोर्टफोलियो प्रवाह तथा बाहरी वाणिज्यिक उधारियों में वृद्धि के कारण हुआ है। तो हमारा जो बाहरी जो ऋण है और इक्विटी है वो इंक्रीज हो गई है क्योंकि हमने बाहरी वाणिज्यिक उधारियां जो है वो उसमें वृद्धि हुई है। इसकी वजह से हमारा जो है जो ऋण है जो कर्ज है वो बढ़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए मौद्रिक प्रबंधन तथा वित्तीय मध्यस्थता। ठीक है, मौद्रिक प्रबंधन तथा वित्तीय मध्यस्थता तो क्या है ये? देखिए मौद्रिक नीति क्या है 2019-20 में सामंजस्य योग्य रहा। अब देखिए क्या है इसको देख लेते हैं। देखिए कम वृद्धि तथा कम मुद्रास्फीति के कारण वृद्धि कम होगी, मुद्रास्फीति भी कम है तो उसके कारण वित्तीय वर्ष में एमपीसी ठीक है कि 4 बैठकें क्या है एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है उसके लिए 4 बैठकों में रेपो दर में 110 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई। तो जो रेपो है उसमें 110 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई, लेकिन 2019 में हुई 5वीं बैठक में इसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया। ठीक है, तो 2019-20 के शुरुआती 2 महीनों में नकदी की स्थिति कमजोर रही है। जो नकदी की स्थिति है जो लिक्विडिटी है वो क्या है वीक रही है, लेकिन कुछ समय बाद यह सुविधाजनक हो गई। ठीक है, कुछ टाइम बाद ये जो है क्या हो गई सुविधाजनक हो गई। सकल और निष्पादित अग्रिम अनुपात क्या है? देखिए मार्च और दिसंबर 2019 के बीच अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के लिए बिना किसी बदलाव के यह 9.3% रहा। ठीक है, गैर बैंकिंग वित्तीय निगमों एनबीएफसी जो हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो है आपके निगम हैं जो है ना कंपनीज हैं के लिए मार्च 2019 में 6.1% से मामूली रूप से बढ़ाकर सितंबर 2019 में 6.3% हो गया। तो थोड़ा सा बढ़ाया गया है। जो आपके एनबीएफसीज हैं उनको जो है उनके जो आपका
वो है इन्वेस्टमेंट है वित्तीय निगमों को, ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए, इनको जो है 6.1 से जो है 2019 में, और सितंबर में अगर देखें तो 6.3% बढ़ा दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा 0.2 बढ़ाया गया है। ऋण में वृद्धि हुई। अर्थव्यवस्था के लिए वित्तीय आवक जो है सीमित रही। जो वित्तीय आवक है वो सीमित रही, क्योंकि दोनों बैंकों और एनबीएफसी के लिए ऋण जो है वृद्धि में गिरावट आई है। ठीक है, तो जो है ऋण और वृद्धि में गिरावट आई है। बैंक जो अगर ऋण की बात करें, बैंक ऋण वृद्धि अप्रैल 2019 में 12.9% थी, जो 20 दिसंबर 2019 में 7.1% हो गई है। तो गिरावट दिखाई दी है बैंक की जो है ऋण में। ठीक है ना। पूंजी से एससीबी के जोखिम भरे परिसंपत्ति अनुपात मार्च 2019 से और सितंबर 2019 के बीच 14.3% से बढ़कर 15.1% रह गए। तो ये सारे डाटाज हैं। मैं एक बार इसको रीड इसलिए कर दे रही हूँ कि ये ना हो कि कोई चीज़ें छूट रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये सारे डाटा इस तरीके से नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है। मूल्य और मुद्रास्फीति, देखिए क्या कंडीशन रही मूल्य और मुद्रास्फीति की। तो देखिए मुद्रास्फीति प्रवृत्तियां 2014 के बाद मुद्रास्फीति जो है वो नियंत्रित रही। ठीक है, तो जो है इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में रहा 2014 के बाद। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, ठीक है, मुद्रास्फीति 2018-2019 में 3.7% से बढ़कर 2019-20 में जो है क्या हो गई 4.1% हो गई है। ठीक है, किसमें CPI की बात कर रहा है, उसमें जो है हमारा 18-19 से 19-20 में अगर हम देखें तो 4.1% हो गया है, जबकि एक साल पहले यानी कि जो है आपका 18-19 में 3.7% था। अब अगर हम थोक मूल्य सूचकांक की बात करें तो उसमें क्या हुआ है कि 18-19 में ये जो है क्या था 4.7% से गिरकर 19-20 में 1.5% हो गई। तो अगर हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करें, ठीक है, तो उसमें जो है क्या हुआ है वृद्धि हुई है, और अगर थोक मूल्य सूचकांक की बात करें तो उसमें जो है गिरावट आई है। ठीक है, किसमें मुद्रास्फीति में। CPI मिश्रित मुद्रास्फीति के चालक 2018-19 के दौरान प्रमुख चालक मिले जुले समूह थे। ठीक है, अब देखिए क्या है, खाद्य और पेय पदार्थों में कम आधार के अभाव और उत्पादन की अड़चनों जैसे समस्या, असमय वर्षा के कारण सब्जियों और दालों के दाम बहुत अधिक रहे। ठीक है ना, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, या कुछ जो ऐसे हैं जो मेन जो प्रभाव थे वो क्या थे, उत्पादन की अड़चनें, जैसे जो है रेनफॉल, असमय रेनफॉल हो जाना। ठीक है, ये सारी चीज़ों की वजह से सब्जियों और दामों के दाल जो है बहुत अधिक हो गए थे। दालों के लिए कोब वेन अनुभव, ठीक है, कोब वेब अनुभव, कोब वेब क्या है, दालों के लिए कोब वेब अनुभव क्या है देखते हैं। देखिए पिछली जो है अवधि में देखे गए मूल्यों पर किसानों ने अपने नए बीजों को बोने का फैसला किया। पिछला जो विपणन अवधि है उसमें जो है मूल्य जो थे उसी के अकॉर्डिंग से किसानों ने नए बीज बोने का फैसला किया। किसानों की रक्षा के लिए किए गए उपायों जैसे मूल्य स्थिरीकरण कोष, ठीक है ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत खरीद को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। क्या है, अनिश्चितता रहती है, तो जो पिछले साल के जो रेट्स हैं उसी के अकॉर्डिंग किसान जो है अगर उन्होंने फैसला किया बीज बोने का, तो उनके लिए कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो निर्धारित हो, जैसे है भी अभी न्यूनतम समर्थन मूल्य, और ऐसे आपका जो नेक्स्ट हमारा मूल्य स्थिरीकरण कोष, तो ऐसे क्या होगा कि उनको जो है थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलेगा और जो है वो आगे बढ़ के चीज़ों को कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा थोक और खुदरा मूल्य के बीच अंतर। तो देखिए अब वर्ष 2014 से 2019 के बीच देश के 4 महानगरों में आवश्यक जो कृषि वस्तुओं की निगरानी, ठीक है, प्याज टमाटर जैसी सब्जियों के लिए उच्च स्तर की जो देखिए यहाँ पे बिचौलियों की जो मौजूदगी है उसको कम करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। प्याज और टमाटर जैसे सब्जियों के लिए उच्च स्तर की जो आपकी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो समितियां हमको बनानी पड़ेंगी, कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे। जैसे इसमें क्या है, बिचौलियों की मौजूदगी होती है, तो क्या होता है कि जो उचित मूल्य है वो किसान तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए कृषि अवशेषों को जलाने से प्रदूषण स्तर में वृद्धि तथा वायु गुणवत्ता में गिरावट अभी भी चिंता का विषय है। यद्यपि विभिन्न प्रयासों के कारण कृषि अवशेषों को जलाने की घटना में काफी कमी आई है। तो बहुत सारे ऐसे जो है स्टेप्स लिए गए हैं जिसकी वजह से जो है कृषि जो हमारे उत्पाद है उनको बाद में, अब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है किसानों को उसको निकालना और वो चीज़ें प्रोसेस करना, तो वो क्या होता है कि वो फील्ड में ही चला दिया जाता है। तो उसकी वजह से बहुत तरीके के पॉल्यूशंस होते हैं जो हेल्थ के लिए भी
सही नहीं होते। तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स लिए गए जिसमें उसमें गिरावट तो दर्ज की गई है, लेकिन अभी भी वो स्थिति चिंताजनक है। ठीक है, अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ठीक है, देखिए सदस्य देशों से 30 फेलोशिप को संस्थागत बनाकर सहायता। एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया ने $2 बिलियन का ऋण और AFD फ्रांस ने $1.5 बिलियन का ऋण दिया है। सौर जोखिम समाप्ति जैसे कार्यक्रमों द्वारा इनक्यूबेटर 116 मेगावाट सौर तथा 2.7 लाख सौर पंपों की कुल मांग के लिए उपाय हैं विकसित करके एक्सेलरेटर। ठीक है, ये है। अब देखिए कृषि तथा खाद्य प्रबंधन क्या है। भारतीय आबादी का बड़ा हिस्सा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अन्य क्षेत्रों की तुलना में रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर करता है। ठीक है, तो हमारा एक बहुत बड़ा जो है एक हिस्सा है जो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो क्या होता है कि लोग रोजगार के नाम पे जो है कृषि जो है आपके कृषि पर ही निर्भर कर रहे हैं वो लोग। तो देश के कुल मूल्यवर्धन, ठीक है ना, GVA जो है में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों की हिस्सेदारी गैर कृषि क्षेत्रों की अधिक वृद्धि के कारण कम हो रही है और यह विकास प्रक्रिया का स्वाभाविक जो है परिणाम है। ठीक है ना, तो देखिए क्या होता है कि जो आपकी कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों की हिस्सेदारी गैर कृषि क्षेत्रों में अधिक वृद्धि के कारण जो है कम हो रही है। तो हिस्सेदारी जो लोग लगे हुए हैं, जो लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं, उनका जो नंबर है वो कम हो रहा है, क्योंकि जो आपके नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर है, सर्विस सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, उसमें एम्प्लॉयमेंट मिलने की वजह से लोग उधर डाइवर्ट हो रहे हैं और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा एग्रीकल्चर है वहाँ पे लोगों की संख्या कम हो रही है। अगर हम देख लें स्वतंत्रता से अभी तक तो बहुत ज़्यादा नंबर था, तब के टाइम पे मैक्सिमम जो लोग थे, जो हमारी जनता थी, वो कृषि कार्यों में ही थी, लेकिन अब वो नंबर कम हो रहा है। तो ये एक तरीके का है कि इंडिकेशन है कि डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। ठीक है ना, ये डेवलपमेंट का ही इंडिकेशन है। धीरे धीरे जब जो कंट्रीज डेवलप होती हैं तो कृषि कार्य में लगे हुए लोग जो है वो डाइवर्ट होकर दूसरे जो है क्षेत्रों में चले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कृषि वानिकी और मछली पालन क्षेत्र से 2019-20 के बेसिक मूल्यों पर GVA में 2.8% की वृद्धि का अनुमान है। कृषि में मशीनीकरण का स्तर कम होने से कृषि उत्पादकता में बाधा और भारत में कृषि का मशीनीकरण 40% है, जो चीन में 59.5% है और ब्राजील में 75% से काफी कम है। ठीक है ना, तो बहुत बड़ा जो है ये भी ड्रॉबैक है कि इंडिया में जो आपका मशीनीकरण है, ठीक है ना, मैकेनाइजेशन है एग्रीकल्चर का, वो बहुत कम है, वो 40% है। वहीं अगर कंपेयर कर ले हम तो वहाँ पे नियर अबाउट 60% है चीन में और 75% है जो है ब्राज़ील में। तो ऐसा क्या है कि फिर हमारा जो कृषि है वो बिल्कुल एंशियंट टाइम में, अभी भी हम लोग जो है बहुत पुरानी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, जिससे प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। लोग तो लगे हुए हैं लेकिन प्रोड्यूस जो है हमें ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है, तो उसको हमें मैकेनाइज करने की ज़रूरत है। एक्सक्यूज मी। देखिए नेक्स्ट हमारा भारत में कृषि क्षेत्र के क्षेत्रीय वितरण में असमानता। ठीक है, भारत में कृषि ऋण के क्षेत्रीय वितरण में असमानता। तो देखिए जो बैंक्स है हमारे, वो भी बहुत ज़्यादा क्या है, डोर स्टेप पे नहीं है। ठीक है ना, वो भी बहुत ज़्यादा हम जो है लोग अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं बैंक को। जो ऋण है वो जो है बहुत असमान है, कहीं पर ऋण की उपलब्धता है और कहीं पर ऋण की उपलब्धता नहीं है, तो ये भी एक समस्या है। और देखिए पर्वतीय तथा पूर्वोत्तर राज्यों में कम ऋण कुल कृषि ऋण का वितरण का 1% से भी कम है। तो अगर हम जो हिली एरियाज में चले जाएं और नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में चले जाएं तो ऋण जो है बहुत कम है, वो 1% से भी कम है। लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए पशुधन आय दूसरा महत्वपूर्ण आय का साधन है। तो बहुत सारे लोग जो है कृषि के साथ पशुधन भी जो है वो करते हैं, तो उसका जो है पशुधन का जो है आपका उससे आय जो है कृषि के बाद दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, तो किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की महत्वपूर्ण भूमिका। तो ये जो है हम आपको पता होगा कि गवर्नमेंट जो है किसानों की आय दोगुनी करने का एक उनका लक्ष्य है, तो उस पे एक बहुत जो है महत्वपूर्ण भूमिका होगी हमारे किसानों की स्थिति और सुधार करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पिछले 5 वर्षों के दौरान पशुधन क्षेत्र CAGR में 7.9% की दर से बढ़ा है। ठीक है, तो पशुधन क्षेत्र में भी जो है वृद्धि हुई है। ठीक है, तो देखिए पशुधन जो हमारा है, लाइव स्टॉक सेंसस भी आ चुका है, तो उसको मैं अभी मैं जो है 2-1 दिन में उसको डाल दूंगी वीडियो। ठीक है, तो उसके लिए अलग से कौन सी चीज़ें कितनी घटी है कितनी बढ़ी हैं वो सारी चीज़ें आ गई हैं, तो वो मैं आपको जो है वीडियो में बना दूंगी। नेक्स्ट हमारा है देखिए 17-18 में समाप्त पिछले 6 वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में वृद्धि। ठीक है, अब देखिए औसत वृद्धि दर AGR लगभग 5.06%। तो आपको डाटा में बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, क्योंकि फिर
क्या हो जाएगा कि बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इतना डाटा हमें याद नहीं करना है, ठीक है। देख लेते हैं। जनसंख्या की कमजोर वर्गों के हितों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, फिर भी आर्थिक समीक्षा के निम्नलिखित उपायों से खाद्य सुरक्षा की स्थिति को स्थिर बनाने पर बल दिया गया है। तो बहुत सारे जो उपाय हैं जिससे जो खाद्य सुरक्षा की स्थिति है उसको कैसे हम क्या कर सकते हैं, उसको हम कैसे स्थिर कर सकते हैं, उसको स्टेबलाइज कैसे कर सकते हैं। तो क्या क्या उपाय हैं? देखिए, बढ़ती खाद्य सब्सिडी बिल की समस्या को सुलझाना, जो हमारी खाद्य जो सब्सिडी बिल है उसकी समस्या को सुलझाना। और फिर क्या है, NAFAS के अंतर्गत दरों तथा जो कवरेज में संशोधन, ठीक है। तो दर को और कवरेज में संशोधन करना है, ये आपके दो चीजें हैं। उद्योग तथा आधारभूत संरचना। अब देखिए, 2018-19 में 5% की तुलना में 2019-20 के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो है ना, वो क्या है, उसके अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में 0.6% की वृद्धि दर्ज की गई। तो बहुत मतलब 0.6% की जो है वृद्धि दर्ज की गई, किसमें, हमारे औद्योग और आधारभूत संरचना में, ठीक है। अब देखिए, 2018-19 में 1.3% की तुलना में 2019-20 के दौरान उर्वरक क्षेत्र में 4% की वृद्धि। तो उर्वरक क्षेत्र में भी जो है वृद्धि जो है दर देखी गई है। इस्पात क्षेत्र में अगर देखें तो 18-19 में के दौरान 5.2% वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि 19-20 में 5.2% है और 18-19 में 3.6 है, ठीक है ना। तो इस्पात क्षेत्र में ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे वृद्धि दर्ज करने का मतलब है कि GDP आने वाले समय में इंक्रीज होनी है, ठीक है। तो इसमें जो है हमें एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। नेक्स्ट हमारा है 30 दिसंबर 2019 को भारत में कुल टेलीफोन कनेक्शन जो है कितना है, 119.43 करोड़ पहुंच गई है। बिजली उत्पाद की स्थिति की जो है बिजली उत्पाद की स्थापित क्षमता बढ़कर 31 अक्टूबर 2019 को 3,64,960 मेगावाट हो गई है। तो ये सब इतना ज़्यादा डाटा नहीं हमें देखना है कि कौन कितना हुआ है। सेवा क्षेत्र की बात देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की महत्ता लगातार बढ़ रही है, ठीक है। सकल संवर्धन मूल्य और सकल संवर्धन मूल्य वृद्धि में सेवा का जो हिस्सा है वो 55% है, ठीक है। कितना है, 55% है। भारत की कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 2/3 है, जो FDI हमारा है, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसका 2/3 जो है सेवा क्षेत्र से है। यह कुल निर्यात का लगभग 38% है। तो जितना हम जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं 38% सेवा क्षेत्र से है वो। 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 15 राज्यों में सेवा क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक है, ठीक है। देखिए, सेवा क्षेत्र के सकल मूल्य संवर्धन में वृद्धि 2019-20 में कम हुई है, लेकिन ये डेवलपमेंट तो हो रहा है, सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट है, लेकिन 2019-20 में थोड़ी कम है। 19-20 की शुरुआत में सेवा क्षेत्र में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में मजबूत बेहतरी देखी गई है, ठीक है। तो ये हमारा सेवा क्षेत्र का पूरा सिनेरियो था और ये हमने जो है ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया, जो हमारा आर्थिक समीक्षा था, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और जो टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।